तो बच्चों हमने 11th क्लास के 6th चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम देख रहे हैं हमारे 11th क्लास के 6th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भाग 9 के अंतर्गत, यानी कि आज बारी है हमारे टेस्ट की कि जितना अच्छे से आपने चैप्टर किया है क्या उतने अच्छे से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के मैरिस्मेटम। ठीक है, विभिन्न प्रकार के मैरिस्मेटम की स्थिति या कार्य बताओ। जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, विभाजक उत्तक होते हैं, उनकी हमें स्थिति भी बतानी है और कार्य भी बताने हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, शीर्षस्थ विभाजक जो कि सबसे, ये देखो इस तरीका का होता था, यहाँ पर होता था हमारा एपिकल, यहाँ पर हमारा होता था लेटरल, याद है वो डायग्राम, और बीच में हमारा होता था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हाँ या ना, 3 तरह के होते थे, हमने पढ़ लिया है चैप्टर में अच्छे से। तो ये विभाजक बेसिकली कहाँ होगा, देखो सीधी सी बात है, शीर्षस्थ यानी कि शीर्ष पर। ये होगा रूट के और शूट के शीर्ष पर, जो उनकी वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्श्व विभाजक यानी कि लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल होता है, साइड वाला, साइड वाला क्या करेगा बच्चों, ये बढ़ाएगा। जैसे कि हमारा वल्कुट है, जो कॉर्क होता है, कैम्बियम होता है ना, द्वितीयक फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, वो क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो ये जो स्थायी उत्तक होते हैं उनकी वृद्धि को इंडिकेट करता है। जो पार्श्व विभाजक मेरिस्टेम होता है, ये क्या करता है, जो स्थायी उत्तक है उनमें जो वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि को इंडिकेट करता है, ताकि वो अलग अलग चीजें बना सके। क्लियर बात। अंतर्वेशी या फिर इंटरकैलरी। इंटरकैलरी है तो क्या होगा कि शीर्षस्थ और विभाजक के बीच में कुछ पार्ट बच जाता है ना भाई। कुछ पार्ट तो लेटरल ने बना लिए, कुछ शीर्ष ने बना लिए। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि क्या होती है, आप मतलब कुछ उत्तक रहते हैं जिनके विकास के लिए कुछ मेरिस्टेम जरूरी होते हैं, वो होते हैं हमारे अंतर्वेशी या फिर अंतर्वेश इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। ठीक है, ये क्या करते हैं कि स्थायी उत्तक के बीच कुछ विभाजक उत्तक बचा रहता है। जो स्थायी मतलब आपको पता है कि हमारे पास स्थायी उत्तक बन गए, उसमें कुछ ना कुछ मेरिस्टेम बचा रहता है, जो कि आगे क्या करता है, आप देखोगे कि इधर देखो, घासों में पर्णों के आधार पर ये पाया जाएगा। मतलब जो भी पत्ती है, जैसे लीव्स है ना, तो लीव्स का जो आधार होगा, जो बेसल वाला साइड होगा, वहां पर इस तरह के जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो प्रेजेंट रहते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो घास होती है, ग्रास होती है, उसकी पौधों की लंबाई, जो ग्रास है उसकी जो लंबाई बढ़ती रहती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के आधार पे ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बात। कार्क कैम्बियम उत्तकों से बनता है, वी ऑलरेडी नो, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो कार्क बनाते हैं, है ना, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हमें जस्टिफिकेशन करना है कि परिचर्म जो बनती है हमारी कागजन, याद आ रही है वो वाली बात, वो ही चीज हमें यहाँ देखनी है। तो उपरोक्त कथन सही है ना, कि कार्क कैम्बियम उत्तकों से बनता है, इसे ही कार्क का निर्माण होता है। क्या होता है, जैसे जैसे तने की परिधि, है ना, जैसे जैसे तने की परिधि वृद्धि होती है, वैसे वैसे क्या होगा, वल्कुट व बाहरी त्वचा टूटती जाती है। जो वल्कुट है वो, बाहरी त्वचा जो है वो टूटती जाती है, डिग्रेड होती जाती है। क्या होगा, कोशिका सतह को क्या है, एक नई, देखो जो बाहर की त्वचा होती है बच्चों, ये वल्कुट होता है, सबसे पहले ऊपर एपिडर्मिस होती है, फिर वल्कुट होता है, फिर कॉर्टेक्स होता है ना, ये बात तो हमें पता है। आप बोलो, जब आपके बाहर आपका जो कमरा है उसकी वॉल टूट जाए, तो आपको कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए। या तो आप स्टूल या टेबल के नीचे चले जाओगे, या कोई आप अपने ऊपर चादर ओढ़ लोगे, है ना, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन करोगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जब तने की परिधि बढ़ेगी तो बाहर के वल्कुट और बाहरी त्वचा जब टूट जाएगी तो उनको एक नई सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होगा, एक दूसरा विभाजक उत्तक तैयार हो जाएगा, है ना, जिसे हम कार्क कैम्बियम या कागजन कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर। कुछ सतही मोटी और संकरी पतली हो जाती है। अब देखो, जो कागजन है बन गया, अब कुछ मोटी और पतली संकरी संरचनाएं बनती है, जो कैसी होती है, आयताकार शेप की होती है ना, और इनको हम क्या कहते हैं, काग या फिर कार्क। क्लियर बात।
फिर क्या होगा, अंदर की तरफ द्वितीय वल्कुट बनेगा, काग स्तर बनने लग जाएगा, है ना। फिर जाइलम का निर्माण होना, फ्लोएम का निर्माण होना, ये सब चीजें अंदर की तरफ चलती रहेगी और काग कागजन मिलकर के क्या बनाएंगे, परिचर्म बना लेंगे। एक परिचर्म जो होती है ना, परिचर्म बना लेंगे। ये हमने पढ़ लिया है अच्छे से। सो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ हिस्सा बताती जा रही हूँ ताकि पिक्चर वापस से आपकी आंखों के सामने आ जाए। जिसके नहीं आ रही है बच्चों, प्लीज वीडियो देख लो अपना चैप्टर वाला। चित्रों की सहायता से कास्टीय एंजियोस्पर्म, है ना, के तने के द्वितीयक वृद्धि के प्रक्रम को बताना है। सेकेंडरी जो ग्रोथ हो रही है उसके बारे में हमें बताना है। तो ऐधावलय या कैम्बियम छल्ला सक्रिय होकर अंदर द्वितीयक जाइलम बनाता है। सेकेंडरी जाइलम बना रहा है और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बना रहा है। कार्क ऐधा ही बनाती है। अभी कार्क का निर्माण हो गया, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करता है, हाँ है ना। ऐधा प्राय भीतर की ओर अधिक सक्रिय होती है। जो ऐधा है, कार्क ऐधा है, वो अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव होती है, हाँ है ना, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, द्वितीयक जाइलम अधिक बनेगा क्योंकि अंदर की तरफ बनता है जाइलम। द्वितीयक फ्लोएम कम बनेगा। फलस्वरूप क्या होगा, जो प्राथमिक जाइलम है ना, वो मज्जा की ओर धकेला जाता है। जो बाहर की तरफ ऐसे मज्जा निकली जाती है ना, ऐसे, तो प्राइमरी जाइलम को बाहर की तरफ धकेला जाता है। इस प्रकार प्राथमिक फ्लोएम भी धीरे धीरे बाहर की ओर जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, अंत में एक छिन्न-भिन्न अवस्था आ जाएगी, हाँ या ना। ऐधा मृदुतक की ओर संकरी पट्टी बनाते हैं। ये पट्टी द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम से होकर अर्य दिशाओं में जाएगी, है ना। इनको द्वितीयक मज्जा किरणें हम कहते हैं। ये बना लेंगी मज्जा रेशें। देखो क्या है, कुल मिलाकर के अपन को सेकेंडरी ग्रोथ बतानी है जाइलम और फ्लोएम की। प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम ऊपर की तरफ चले जाएंगे, है ना, छिन्न भिन्न हो जाएंगे। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो अंदर की तरफ ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा सक्रिय होती है ऐधा भीतर की तरफ। क्लियर बात, कोई डाउट। कार्क ऐधा, कॉर्क कैम्बियम अभी हमने पढ़ा है इससे पहले वाले में कि कैसे हमने कागजन बनाया, कार्क बनाया, परिचर्म बताई, वही वाली बात यहाँ पर भी आएगी, ठीक है। निम्नलिखित में विभेद करो, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। यहां पर फिर हमने ये देखा कार्क ऐधा, कार्क कैम्बियम। नेक्स्ट चले, ये देख लीजिए क्या क्या चीजें, वही चीजें जो अपन ने पढ़ रखी है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। निम्नलिखित में विभेद करो। देखो अंतर करने, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि अंतर करना डेफिनेटली आता ही आता है। तने में, पत्ती में, है ना भाई, मोनोकॉट और डाइकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, तने में अंतर बताओ, पत्ती में अंतर बताओ, मूल में अंतर बताओ। तो वो चीज़ हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। उनका अनुप्रस्थ काट भी हमने देखा है। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछी है। ट्रैकिड व वाहिका में, पैरेन्काइमा कॉलनकाइमा में, रसदारू अंतःकाश में, खुला व बंद संवहन मंडल में, ठीक है। तो वाहिकाएं और ट्रैकिड और वाहिनी और वाहिकाएं, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ पढ़ी है एक एक चीज़। नेक्स्ट, पैरेन्काइमा और कॉलनकाइमा भी हमने अच्छे से देखा है। अवकाश किसमें ज़्यादा होते हैं, किसमें कम होते हैं, कौन सी जगह प्रेजेंट होते हैं। रसदारू अंतः कास्ट, ये भी हमने अच्छे से देखा है कि रसदारू क्या होती है, अंतः की जो कास्ट होती है, वुड वाला जो पार्ट है, हार्ट वुड और वो वाला, वो सब चीज़ें। खुला व बंद संवहन पुल, बहुत अच्छे से, जिसमें ऐधा है, ऐधा नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, किसको क्या नहीं कहेंगे, वही चीज़ है। निम्नलिखित में शारीर के आधार पर अंतर बताना है। वही आ गया जो मैंने बताया था कि एक बीजपत्री वाले में और तने में और पत्ती में, ठीक है। एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री मूल, ठीक है। ये पूछा है अपन से। एक बीजपत्री, अरे एक मिनट रुको भाई, मैंने सोचा ये कैसे हो गया, है ना। यहाँ पर आएगी जड़ या फिर मूल, ठीक है। दोनों में एक बीजपत्री तना, द्विबीजपत्री तना, ठीक है। आप ये सोचोगे कि मैम नहीं बता रही है, तो वेरी सिंपल मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि चैप्टर में हमने एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ी है, विद डायग्राम, विद अच्छे से एलोबरेट मैंने चीज़ें कर रखी है।
आप एक शैशव तने के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करें। अब हमें क्या करना है, एक अनुप्रस्थ काटना है शैशव अवस्था में और उसको देखना है माइक्रोस्कोप के नीचे और क्या पता लगाना है कि यह एक बीजपत्री तना है या द्विबीजपत्री तना। ये हम तब बता सकते हैं जब हमने अनुप्रस्थ काट की स्टडी करी हो, जब मैंने आपको पढ़ाया था, आपको अंतर बताया था कि कब क्या हो रहा है, ये देखते चलो। तो अनुप्रस्थ काट का हम देखेंगे तो एक बार मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एक बीजपत्री तने में वलकुट, अंतरचर्म, परिरंभ व मज्जा क्षेत्र का विभेदन नहीं होता है ना, जिसके सभी संवहन पुल भरण उत्तक में बिखरे होते हैं। प्रत्येक संवहन पुल में जल गुहिका भी होती है तथा संवहन पुल अवधि क्लोज्ड होते हैं। जबकि द्विबीजपत्री स्तंभ की हम बात करें तो वलकुट, अंतरचर्म, परिरंभ, मज्जा क्षेत्र का विभेदन होता है। यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर होता है। सभी संवहन पुल एक वलय में व्यवस्थित होते हैं, यहाँ पर बिखरे रहते हैं। ये वर्धी ओपन किस्म के होते हैं, ये क्लोज किस्म के होते हैं। क्लियर बात। सूक्ष्मदर्शी किसी पौधे के भाग को अनुप्रस्थ काट निम्नलिखित शारीरिक रचनाएं दिखाती हैं। उसका संवहन मंडल संयुक्त व फैले हुए व उसके चारों ओर स्क्लेरेन्काइमा आच्छद हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है। आप कैसे पहचानेंगे ये किसका है? ये सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, मतलब ये जो क्वेश्चन है वैसे तो आपको लैब में करने होते हैं, आपको देखना होता है कि कैसे हमें पता लगेगा, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यह स्थिति, जो चीज करवाने की मैं अभी आपको बता रही हूं, यह स्थिति एक बीजपत्री स्तंभ में देखने को मिलती है। कौन सी? क्वेश्चन पढ़ो। संवहन मंडल संयुक्त, फैले हुए, अभी हमने जस्ट पढ़ा इससे पहले, है ना, फैले हुए संवहन मंडल और स्क्लेरेन्काइमा आच्छद है और क्लोज सिस्टम है, हाँ या ना। एक बीजपत्री स्तंभ के भरण उत्तक में सभी संवहन पुल बिखरे होते हैं क्योंकि इनमें अंतःचर्म परिरंभ का अभाव होता है, विभेदन ही नहीं होता ना। इस अभाव के कारण वलकुट व मज्जा क्षेत्र का विभेदन नहीं होता है। इसमें संवहन मंडल जो है संयुक्त होते हैं, है ना, क्लोज्ड होते हैं। सभी संवहन मंडलों के दोनों सिरों पर स्क्लेरेन्काइमा होती है। बच्चों देखो, इन सब के क्वेश्चन के आंसर तुम खुद कर सकते हो। मैं कह रही हूँ अभी भी तुम्हें यदि आंसर नहीं आ रहे हैं ना करने में, सच बता रही हूँ, तुम एक बार वीडियो देख लो वापस से चैप्टर्स का। अब तुम्हें जब क्वेश्चन सामने, तुम्हें पता है ये आंसर है, तो तुम जब दोबारा पढ़ोगे ना तो तुम्हें वो दिमाग में क्लिक करेगी, अरे हाँ अपन को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हाँ इसकी जो मज्जा किरणें वो कहाँ जा रही है, इसका जो जाइलम फ्लोएम है वो कैसा है, क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम है। वो चीज़ें हमें तब पता लगेगी जब हमारे दिमाग में क्वेश्चन होगा। क्लियर बात। एक बीजपत्री स्तंभ के संवहन पुलों को देखेंगे तो इसमें जाइलम और फ्लोएम तो होता है, परंतु फ्लोएम में पैरेन्काइमा का अभाव होता है, जिससे दोनों लक्षण एक बीजपत्री स्तंभ के होते हैं। क्लियर बात। जाइलम व फ्लोएम का जटिल उत्तक क्यों कहते हैं? इनको कॉम्प्लेक्स जो है टिश्यूज क्यों कहा जाता है? उत्तक दोनों प्रकार की होती है। किसी उत्तक में एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह हो तो उसे सरल उत्तक कहते हैं। जैसे मृदुतक, स्थूल कोणतक, दृढ़तक, ये अपन ने सबने पढ़ा है। परंतु जब एक से अधिक प्रकार की समान उत्पत्ति वाली कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाती है तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाती है। जाइलम फ्लोएम भी उसी के एग्जाम्पल हैं। रंध्री तंत्र क्या है? बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। इनकी रचना का वर्णन करते हुए इनका चिन्हित चित्र बनाओ। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। डंबल शेप्ड है ना, और ये स्टोमेटा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, हाँ या ना, याद आ रही है वो चीज? इस तरह का यहाँ देखो, ये इस तरीके से क्लोज सिस्टम होता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो ओपन बंद क्लोज ऐसा होता है, याद आ रही है? वही चीज हमें यहाँ पर लिखनी है। पुष्पी पादपों के 3 मूलभूत उत्तक तंत्र बताओ। पुष्पी पादपों के 3 मूलभूत उत्तक तंत्र बताने हैं और प्रत्येक तंत्र के उत्तक भी बताने हैं। ठीक है, बाहरी त्वचा या अधिचर्म उत्तक तंत्र। ठीक है, मैं अभी पूरा नहीं बताऊंगी, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सॉरी स्क्रीनशॉट लेना है, मैं थोड़ा जल्दी कर जाती हूँ। भरण उत्तक तंत्र, वलकुट, अधस्त्वचा, अंतस्त्वचा, ये सब हमने कर रखी है। एक एक चीज हमने करी है। परिरंभ, पेरिसाइकिल,
मज्जा व मज्जा रश्मियाँ, ये पूरा मतलब एक चैप्टर का आपका सार है। जो भी अपन ने उत्तक पढ़े हैं उसका एक एक चीज हमको बतानी है। जाइलम, ये सब एक एक चीज मैंने आपको पढ़ाई है। ये क्या क्या होते हैं, कब बोलते हैं अपन इनको, जाइलम केंद्रीय है कि फ्लोएम केंद्रीय है, क्या होगा। पादप शरीर का अध्ययन हमारे लिए कैसे उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि एक बार बताओ, पादप का अपन को ज्ञान नहीं होगा, उसके शरीर का ज्ञान नहीं होगा, तो क्या हम उसको पता लगा पाएंगे कि कौन सी कंडीशन हो रही है प्लांट के अंदर, किस तरह से उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, किस तरह से उसमें ट्रांसपिरेशन हो रहा है, कि पानी का भाव हो रहा है तो क्या होगा, पानी चाहिए, प्रकाश उसको कितनी देर तक के लिए चाहिए, तब पता होगी सब चीज़ें जब उसके हमें आंतरिक चीज़ों के बारे में पता होगा, या उसके आंतरिक शरीर के या फिर उसकी इंटरनल एनाटॉमी के बारे में पता होगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है चीज़। परिचर में क्या है, अभी हमने बात करी थी परिचर में कैसे बनती, कागजन, कैम्बियम और उससे, ठीक है, वही चीज़ आएगा। कागजन, काग स्तर से मिलकर क्या बनता है, पेरिडर्म मिलता है। ठीक है, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो हम कर चुके हैं। पृष्ठाधार पत्ती की भीतरी रचना का वर्णन करो और चिन्हित चित्रों की सहायता से करना है। ठीक है, यहाँ पर अपन को बाहरी त्वचा में अपन को क्या देखना होता है कि अंतः त्वचा कैसी है, बाहरी त्वचा कैसी है, वलकुट कैसा है उसका, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। स्पंजी ऊतक, संवहन पुल, त्वक कोशिकाओं की रचना व स्थिति है, उन्हें किस प्रकार विशिष्ट कार्य करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया फिनिश। ये मैं आपको बता देती हूँ, त्वक कोशिकाओं की रचना व स्थिति उन्हें किस प्रकार के विशिष्ट कार्य करने में सहायता करती है, तो वो अपन देख लेते हैं एक बार। आवर्त त्वक कोशिकाएं, ठीक है, बुलिफॉर्म सेल्स, ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पे क्वेश्चन आता है कई बार बुलिफॉर्म सेल्स पे। ठीक है, एक बीज पत्रियों की पत्तियों की ऊपरी भार त्वचा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं उसकी पत्तियों की ऊपरी भार त्वचा पर ये पाई जाती हैं बुलिफॉर्म्स। ठीक है, आवर्ती या त्वक कोशिकाएं गुब्बारे के आकार की होती, कैसे होती है, बलून शेप्ड होती है। इसकी भित्ति पतली और जीव द्रव्य अनेक रिक्तिकाएं पाई जाती है, मतलब जो इसकी भित्ति होगी वो पतली होगी और अनेक इसमें रिक्तिकाएं पाई जाएगी। ठीक है, इनमें जल अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये गुब्बारे की तरह फूली हुई होती है। ये आर्द्रता ग्राही होती है, सीधी सी बात है, पानी अंदर होगा तभी तो आर्द्रता ग्राही होगी। पत्तियों को खुलने व मुड़कर बंद होने का जो नियंत्रण करती है वो कौन है, बुलिफॉर्म्स है। हमने बात करी थी, इस तरीके से लीव्स हैं, इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, हाँ है ना, फोल्ड हो जाती है, कौन हेल्प करता है, बुलिफॉर्म्स। ठीक है, कोशिकाएं जब स्फीत मतलब ऐसी कंडीशन में आती है ना जो अनुकूल नहीं हो, तो तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों में खुलने में सहायता करती हैं। वाष्पोजन की अधिक दर होने पर, यदि वाष्पोजन की दर अधिक हो जाएंगी तो ये मुड़ जाती हैं। ये हमने पूरी अच्छे से बात कर रखी है हमारे चैप्टर में। बच्चों देखो, एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि हमने नहीं पढ़ा हो। अभी की बात नहीं करी, अभी मैं मानती हूँ कि मैंने जल्दी कराए, लेकिन आपको ये जल्दी मैंने तब करवाए हैं जब मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया हो। यदि जहाँ पर मैं खुद को जस्टिफाई नहीं करती, मैं भी आपको यही बोलूँगी कि हाँ बच्चों मेरी गलती हुई है, लेकिन जहाँ पर अपन ने एक एक चीज़ पढ़ी हो उसके बाद में यदि क्वेश्चन नहीं आए तो समझ लो कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि हाँ मैम आपने ये चीज़ नहीं बताई, तो आप मुझे ईजिली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैम हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई है, आप प्लीज़ इसको एलोबरेट कर दो, तो वी कैन डू इट ना, हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ पे हम वापस से फोकस करें जो ऑलरेडी हमने चैप्टर में कर ली है। समझ रहे हो बात को, मतलब टाइम किलिंग वाली प्रोसेस हो जाएगी, हम टाइम को मार रहे हैं। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें पढ़ना बहुत सारा है, तो बेटर है चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर अपने आप आ जाएंगे। फिर मिलेंगे अपन एक नए पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।